हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूं आपका बी बेसिक में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी। अब आपके लिए आज जो सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं ये ना सिर्फ पीएससी, यूपीएससी बल्कि एमपीएसआई और सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए मददगार होगा। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि पॉलिटी होती क्या है। पॉलिटी राजनीति या फिर पॉलिटिकल साइंस। अब सबसे पहले हमको कुछ बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जिनके अंतर समझने होंगे, जैसे कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस। यानी कि राजनीति और राजनीति शास्त्र। अब देखिए, नाम से समझ में आता है कि पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हम राजनीति से संबंधित सारे नियमों को, सारे फिलोसोफर्स को, इसके अलावा दुनिया भर के तमाम संविधानों को, उनके कानूनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहीं पर बात जब आती है पॉलिटी की, तो पॉलिटी यानी कि किसी देश विशेष की राजनीति, और इसमें हमको डिस्कस क्या करना है, इंडियन पॉलिटी। तो यहां पर हमारा जो सिलेबस रहेगा वो इंडियन पॉलिटी के लिए रहेगा, यानी कि भारतीय राजनीति। अब भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटी में हमें क्या डिस्कशन करना है? सबसे पहली चीज कि पूरी पॉलिटी में हमको जो कवर करना है वो है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया जाता है, और फिर भारतीय संविधान पर हम आएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले कौन कौन से कानून पारित किए गए या क्या तरीका रहा उनका। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इस चीज को कि दो शब्द हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, और दूसरा शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद। इन दोनों में अगर हमको डिफरेंस पता करना है कि संविधान और संविधानवाद क्या है, तो एक बहुत छोटी सी इसको ट्रिक से समझें कि जब भी किसी शब्द के पीछे ISM यानी कि इज्म देखें, यानी वाद शब्द अगर जुड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि फिलॉसफी यानी कि अवधारणा। अब ये इज्म किसी के भी साथ जुड़ सकता है। अगर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा है तो हम कह रहे हैं कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की क्या अवधारणा है। उसी तरह अगर हम ये इज्म किसी भी और शब्द के साथ लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, यानी कि फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, अगर हम इसी में जोड़ दें गांधीज्म यानी कि गांधीवाद, फिलॉसफी ऑफ गांधी, तो इज्म शब्द का मतलब या वाद शब्द का मतलब होता है अवधारणा। किसी भी चीज की अवधारणा अगर हमको पढ़ना है तो इज्म यानी कि फिलॉसफी। हमें यहां पर क्या पढ़ना है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की क्या अवधारणा है। तो संविधान की अवधारणा को अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट होता है, सेट ऑफ लॉज, यानी कि नियम विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशन के सेट्स होते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस इंस्टीट्यूशन को कितनी पावर दी जाएगी और उन्हें कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेजोरिटी में देखा जाता है कि ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जिनको हम आगे आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें समझना यह है कि इन तीनों पिलर्स को पावर दे कौन रहा है। इन तीनों पिलर्स को पावर दे रहे हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ नियम और विनियम,
जो कि लिखे हुए हैं हमारे संविधान में। तो संविधान की अगर परिभाषा लिखी जाए तो संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी कि अ सेट ऑफ रूल विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ 3 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के नियम विनियम का एक सेट, जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह के हमको देखने को मिलते हैं, लिखित और अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो संविधान है जिसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया है, एक किताब के रूप में उसको तैयार किया गया है। और अलिखित संविधान वो है जिसको एक किताब के रूप में नहीं लिखा गया है, यानी कि नियम पूरे हैं, विनियम भी हैं, रूल्स रेगुलेशन सब है, बस उनको कंपाइल करके एक जगह एक किताब के रूप में इकट्ठा करके नहीं लिखा गया है। अगर ऐसा किसी देश में देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर इसका प्रैक्टिकल देखा जाए कि रिटन और अनरिटन के एग्जाम्पल्स अगर हमें देखना है तो दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला लिखित संविधान किसका था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने अपना पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1787 में, 1787 फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको बनाया गया और 1789 यानी 1789 में बनकर रेडी हुआ। यह पहला संविधान था मॉडर्न वर्ल्ड का जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि सारे नियमों को, विनियमों को उन्होंने कंपाइल करके लिखा। अब अमेरिका का संविधान फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की प्रोसेस चालू हुई। तो क्या आज के समय में जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, क्या कोई देश ऐसा भी हो सकता है जिसने अपना संविधान लिखा ना हो, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो? तो यस, एक देश ऐसा भी है, यूके। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित है, यानी कि अनरिटन। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं उनके पास संविधान नहीं है, संविधान है लेकिन एक पर्टिकुलर बुक के फॉर्म में नहीं है, लूज डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। फर्स्ट टाइप रिटन अनरिटन। सेकंड टाइप होता है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो सकता है या फिर फ्लेक्सिबल, कठोर हो सकता है या लचीला। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? देखिए, आज अगर हम कोई संविधान बनाते हैं तो आज संविधान बनाते वक्त हमें नहीं पता है कि आने वाले 100-50 सालों में दुनिया कैसे होने वाली है या हमारे देश में कौन कौन सी चीजों की नई जरूरतें आने वाली हैं। तो आज हम 50 साल पहले की बात को इमेजिन करके अगर यहां पर कोई कानून लिख दें और वैसी चीजें नहीं हुई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को ध्यान में रखते हुए हमारे कानूनों को, लेकिन क्या हो कि आज जो हमने कानून बनाए उनकी जरूरत आगे हो ही ना, तो क्या संविधान बदला जाए? नहीं। इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है कि अमेंडमेंट किया जाए, यानी कि संशोधन। संविधान में समय समय पर जब भी जरूरत हो तो हमें संशोधन कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कि इसको हटा देना चाहिए तो उसे हटा दिया जाए, कोई चीज लग रही है कि उसको ऐड कर देना चाहिए तो उसको जोड़ दिया जाए, कोई चीज लगती है कि उसका अर्थ बदल देना चाहिए तो वो बदल दिया जाए। तीनों को ही कहा जाता है संशोधन। और अगर किसी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं कठोर संविधान। अगर संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही लचीली है, यानी कि इजीली हम उसमें अमेंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से संशोधन कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान। तो अगेन अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें तो फर्स्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा? तो अगेन यूएसए, जो कि अपना मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए है तो अगेन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो जाएगा? यूके हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारतीय संविधान। अगर इन दोनों में देखा जाए तो लिखित है और यहां पर देखा जाए तो हमारे संविधान में नियम कुछ यूं है कि कुछ ऐसे कानून भी हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें बदलाव बहुत आसानी से किया जा सकता है, यानी लचीला है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत कठिनाई से, बहुत ज्यादा मेजोरिटी लगती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। यानी कि भारतीय संविधान मिश्रण है,
कठोर और लचीले दोनों का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होगा या इनेक्टेड, यानी विकसित या फिर अधिनियमित। अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए, इवॉल्व यानी कि विकसित होना, इवॉल्व होना। इवॉल्व होने का मतलब होता है धीरे धीरे समय के अनुसार कोई चीज उसमें इकट्ठी होती जा रही है और चीज विकसित होती जा रही है। इनेक्टेड का मतलब होता है कि उसको किसी भी एक पर्टिकुलर समय पर बैठकर कुछ लोगों ने कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेकर उसको बनाया है, उसको इनेक्ट किया है। यानी कि एक संविधान सभा बनी होगी, उस संविधान सभा ने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेकर उसको इनेक्ट किया, यानी कि अधिनियमित करा, उसको किताब के रूप में बनाया। ऐसे संविधान को हम कहते हैं अधिनियमित। और जो समय के साथ खुद से ही इवॉल्व होते गए, जरूरत पड़ी हमने ऐड कर दिया, जरूरत पड़ी हटा दिया, समय के साथ साथ विकसित होते गए, उन्हें कहा जाता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में फिर से एग्जांपल अगर अपन देखें तो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है यूएसए और इवॉल्व में आता है यूके। क्यों? क्योंकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के तहत 1787 में बना है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको बनाया है। लेकिन यूके का संविधान किसने कब बनाया, इसके बारे में कोई भी रिटर्न हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि समय समय पर जैसी जैसी जरूरतें पड़ती गई उन्होंने संविधान में एड ऑन खुद से ही करते गए, यानी कि संविधान सभा कभी बनी ही नहीं। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड है या इवॉल्व? तो इनेक्टेड की डेफिनेशन क्या थी कि एक टाइम पीरियड लेकर एक इंस्टीट्यूशन के तहत उसको बनाया जाए, संविधान सभा। तो क्या भारत में संविधान सभा बनी थी? यस, बनी थी। यानी कि हमारा संविधान एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेकर, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम पीरियड लेकर एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अगली ओर, तो एक प्रकार और होता है संविधान का जिसे हम कहते हैं फेडरल या फिर यूनिटरी, यानी संघीय या एकात्मक। यानी कि या तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन संघीय होगा, यानी कि फेडरल, या फिर एकात्मक हो सकता है, यानी कि यूनिटरी। मतलब क्या होते हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि केंद्र होगा, राज्य सरकारें होंगी, उसके अलावा पावर नीचे तक डिवाइडेड होगी। ऐसा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है तो हम ऐसे संविधान को बोलते हैं फेडरल या संघीय। उसके अलावा अगर कोई संविधान ऐसा है जिसमें पूरी पावर केंद्र के पास है, यानी कि सेंटर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे कहा जाता है एकात्मक या यूनिटरी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में लागू होगा वहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होंगी, राज्य सरकारें वहां भी होंगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि राज्य सरकारों को पावर संविधान नहीं दे रहा होगा, केंद्र सरकार दे रही होगी। तो जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी तो हम कहेंगे कि यहां पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हम मानते हैं यूएसए को, और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल हम मानते हैं यूके को। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इस चीज की डेफिनेशन कौन देगा? इस चीज की डेफिनेशन दी यूएसए ने। यूएसए ने यह कह दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, दुनिया का सबसे ज्यादा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। और अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूएसए का है तो इसका मतलब है कि बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हैं या नहीं, इस चीज को देखने के लिए हमें कंपेयर करना होगा कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। अगर सेम टू सेम चीजें हमारे में लिखी हैं तो हम भी फेडरल हैं। लेकिन जब हमने हमारा संविधान लिखा और उसको मिलाया तो उसमें कुछ चीजें हमको फेडरल भी मिली और कुछ चीजें यूनिटरी मिली। तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? संघीय या एकात्मक? क्योंकि संविधान में ही पूरा लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, लोकल गवर्नमेंट्स भी होंगी, यानी कि फेडरल नेचर है। वहीं पर कुछ यूनिटरी भी अपन को देखने को मिलता है, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर पूरी पावर केंद्र के पास आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिक्सचर है दोनों का? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमको देखना है कि पूरे संविधान में कहीं पर भी ना तो यूनिटरी शब्द लिखा गया है और ना ही फेडरल, यानी कि दोनों में से हमने कोई भी शब्द को लिया ही नहीं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, संविधान निर्माता बार बार कहते रहे कि हम हमारे संविधान को फेडरल बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने लिखा नहीं, बस बोला।
फिर जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमें पता चला कि ये पूरी तरह से फेडरल नहीं है। इसीलिए बाद में लोगों ने इसको एक नाम दिया क्वाजी फेडरल, यानी कि अर्ध संघीय। इसका मतलब है कि भारत का संविधान पूरी तरह से फेडरल नहीं है, वो अर्ध संघीय है। समय समय पर वो पूरी पावर निचले स्तर तक पहुंचाता है और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में पूरी पावर केंद्र अपने पास भी रख लेती है। तो ये हो गए हमारे संविधान के प्रकार। अब आने वाली क्लास में अपन देखेंगे कि इस भारत का संविधान कैसे बना, क्या प्रोसेस रही उसकी, और कौन कौन से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहे। तब तक के लिए थैंक यू।